अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। भाई कराची में जो है वो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इस बारे में करेंगे बात। लेकिन शो का आगाज़ करते हैं आज कराची के हाईलाइट से। अच्छा जी, हमारे शहर में बेसिकली हो क्या रहा है? हमारे शहर में अब तक जो गुल प्लाजा की सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। इस हवाले से दोनों ही जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी हो या एमकेएम हो या दीगर स्टेक होल्डर्स हो, आपस में एक दूसरे के लिए कई बातें कर रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अभी कल ही देख लीजिए या परसों के टॉक शोज़ देख लीजिए या इस वीक में पूरे तमाम तर टॉक शोज़ देखें, सियासतदानों के बयानात देखें, तो बस ऐसा लगता है जैसे मसला किसी ने सॉल्व करना नहीं है, बल्कि हो ये रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है। मतलब जस्ट लाइक मुस्तफ़ा कमाल, वो ये कहते हैं कि भाई हम क्या करें, 18 साल तक तो पीपल्स पार्टी थी, तो ये बिल्डिंग जो है उसको देख लेती, उसको बना लेती, उसको ठीक कर लेती या उसको डिमोलिश करके दोबारा बना लेती। अगर पीपल्स पार्टी से बात करो तो वो सानिया बल्दिया पे चले जाते हैं, एमकेएम से बात करो तो वो पीपल्स पार्टी के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन मसले का हल मिल नहीं रहा है। अभी तक लोग इसी शिशोपंज में हैं कि जी हो क्या रहा है, सिचुएशन क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। 3 से 4 दिन तक जो है वो आग लगी रही और मतलब कूलिंग का अमल जारी रहा, आज़ा मिलने का सिलसिला जारी है, लोग परेशान हैं, बेयारो मददगार हैं, सिविल हॉस्पिटल हो या दीगर एनजीओज़ हों या बाकी दीगर इदारे हों, वो इस मसले में पूरी तरह जो है वो लगे हुए हैं कि किस तरह से ये मसला जो है वो हल किया जाए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। तो ये तो हैं जी सिटी हाइलाइट्स। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं कराची के मौसम की। जाड़ा आया धूम मचाता और इस जाड़े ने वाकई धूम मचा दी है। कराची के लोग कहते हैं ना, सर्दी नहीं पड़ती, सर्दी नहीं पड़ती, सर्दी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और जो मौसम की सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके से है कि कराची का जो दर्जा हरारत जनाब, कराची का दर्जा हरारत 8 तक हो गया है और जो सर्दी की शिद्दत है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जाने लगी है। इस मौसम में शहरी इंजॉय कर रहे हैं और इस मौसम में शहरी चाहते हैं कि जी समोसे खाए जाएं, पकोड़े खाए जाएं, इस मौसम में जो है वो इंजॉय किया जाए और इस मौसम में इस सर्दी का मज़ा लेने के लिए जो है वो ख्वाबों का रुख किया जाए। अच्छा, ख्वाबों का रुख किया जाए और ये जो मौसम है ना, ये खाने पीने का मौसम है, इसमें सुबह सवेरे लोग नाश्ते भी करते हैं, बारिश भी हुई। इसके अलावा इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है कि आपकी सोच है कि कराची में कितनी ज़्यादा जो है वो सर्दी है। अच्छा जी, अब ये सर्दी जो है ये सिर्फ कराची में ही नहीं पड़ रही है, बल्कि जो बलूचिस्तान के शुमाली इलाका जाते हैं ना, वहाँ पर भी सर्दी पड़ रही है। सयाह जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं। अच्छा, चमन में 35 साल बाद इतनी ज़्यादा जो है वो बर्फ़बारी हुई है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर सर्दी पड़ी है और जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि जो शदीद बर्फ़बारी थी ना, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सयाह हैं जो परेशान हैं। लेकिन कराची का मौसम जो है वो औसम है। कराची में जो सर्दी की लहर है वो आ गई है और अब ये जो जाड़ा है ये धूम मचा रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम ज़बरदस्त मैच की। मैच होने जा रहा है जी और ये जो मैच है ये बहुत सारे लोग इस मैच के हवाले से एक्साइटेड हैं और ये जो मैच है ये होने जा रहा है जी पाकिस्तान में, लाहौर में, और ये है जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। और ये जो मैच है इसका जो प्रोमो जारी किया है वो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका प्रोमो क्या है। तो पहले चलते हैं और इस मैच का आपको प्रोमो दिखाते हैं जिससे जनाब हैंडशेक भूल गए बिल्कुल, और जो इंडिया से आ रहा होगा वो तो हैंडशेक भूल ही जाएगा। और ये ज़बरदस्त एक प्रोमो है जो कि जारी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस होने वाले हैं, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आई एम एक्साइटेड टू। और इस हवाले से इस प्रोमो ने जो है वो पड़ोसी मुल्क में भी आग लगा दी है। जिस तरीके से टीज़ किया गया ना, अमेजिंग अमेजिंग। और भाई बिल कौन देगा? आगा जी देंगे। जी हाँ भाई, आगा जी बिल देंगे और हम मेज़बानी के लिए भी तैयार हैं और साथ साथ हम मैचेस के लिए भी तैयार हैं। और पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी तो दुनिया भर में मशहूर है। तो भाई वी आर रेडी फॉर दीज मैचेस। और ये मैचेस जो है इनका आगाज़ 29 जनवरी से होने जा रहा है और कराची हाइट्स बड़े खुश हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में बड़ी खुशी की लहर है क्योंकि एक के बाद एक जो मैचेस का सिलसिला शुरू होने जा रहा है उसके लिए वी आर वेरी एक्साइटेड और हम मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार है और चाहते हैं कि हमारी टीम जो है वो जम के खेले और साथ साथ हम बड़ी सारी सीटियां बजाएं ग्राउंड में बैठ के। और शायकीन क्रिकेट जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मैचेस जो है वो शुरू होंगे। अगली खबर जी ज़बरदस्त खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान की जो अंडर 19 क्रिकेट टीम है उसने जो है वो जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हरा दिया है। अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय आवर टीम। हमारी अंडर 19 टीम जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और उनके लिए भी बहुत सारी एप्रिसिएशंस हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम पर आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। यानी कि ये जो इंस्टाग्राम है इस पर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। और जो हम बात करते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बैठे हुए होते हैं और सोशल मीडिया पर क्या कर रहे होते हैं, ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। अच्छा, जब ये लोग सोशल मीडिया पर अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं और ट्रोल कर रहे होते हैं और दूसरों के बारे में बैड कमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम पर ये जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जो हॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं ना, वो इंस्टाग्राम पर कमा रहे होते हैं पैसे। अब ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़े स्टार्स
जो हैं उनके बच्चों में से हैं। अभी जो विल स्मिथ हैं ये उनके बच्चे हैं। इसके अलावा जो है ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वहाँ पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पर किसी को ट्रोल करने के बजाय, इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ बात करने के बजाय, उल्टी सीधी चीज़ें अपलोड करने के बजाय, अगर आप जाके देखें तो किसी के फॉलोवर्स जो है वो 8.5 मिलियन है, किसी के फॉलोवर्स जो हैं वो इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन ये सिर्फ काम की चीज़ें अपलोड करते हैं। ये इंस्टाग्राम पर सिर्फ ये दिखाते हैं कि वो क्या काम करते हैं, ये इंस्टाग्राम पर जो कैंपेन्स होती हैं वो करते हैं और अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, सोशल मीडिया का पूरा प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि किसको कैसे ट्रोल किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें जो है इन है। ज़रूर आप बाखबर ज़रूर रहें, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको यही ना पता चले कि आप जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कितने फ़ायदे हैं और आप उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए जो है वो हमें अभी ज्वाइन करेंगे थोड़ी सी देर में सैयद फुरकान अजीम, जो कि ट्रेनर भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं। तो जैसे वो हमें ज्वाइन करेंगे तो हम आपकी जो है वो उनसे बात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि मैम पर किस तरीके से जो है वो पैसे कमाए जा सकते हैं। तो सैयद फुरकान अजीम ने जो है वो हमें ज्वाइन किया, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा फुरकान, ये बताएं इंस्टाग्राम पर कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं? मिस, सबसे पहले तो ये कि मैं अब थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताऊं, ये बड़ा आपने अच्छा टॉपिक इसमें उठाया है और इस पे बात करने में काफी अच्छा लगेगा अगर आपके शो के थ्रू इन्फॉर्मेशन चले बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी देर में जो है हमें फुरकान ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि इंस्टाग्राम पर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसका इस्तेमाल जिस तरीके से हमारे अवाम करते हैं, हमारे यूथ करते हैं, हम चाहते हैं कि उनको फ़ायदा और उन्हें पता चले कि इंस्टाग्राम पर ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद फुरकान अजीम जो है वो मौजूद हैं, ट्रेनर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। वेलकम टू द शो। फुरकान बताइए कैसे कमा सकते हैं इंस्टाग्राम पर पैसे? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल, इंस्टाग्राम बड़ा अच्छा टॉपिक है और आजकल बड़ा चल भी रहा है, ट्रेंडिंग में भी है। देखिए सबसे पहले तो ये कि आपको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इंस्टाग्राम के हवाले से, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस फेसबुक की ऑडियंस से थोड़ी सी अलग है। अगर आप कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं जिसको ई कॉमर्स कहा जाता है, अगर आप अपनी कोई सर्विस देना चाहते हैं या अगर आप कोई भी घर बैठ के काम करना चाहते हैं या दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, तो उसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आपको बनाना होता है अपना इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि प्राइवेट अकाउंट अलग होता है और बिजनेस अकाउंट अलग होता है। जब आप सेटिंग में जाते हैं इंस्टाग्राम की तो वहां जाके आप अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे लेट्स से अगर आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो आपकी मोनेटाइजेशन ऑन है। पाकिस्तान में थोड़ा सा इश्यूज हैं, थोड़े से टूल्स या थर्ड पार्टी यूज करना पड़ती है आपको, लेकिन पूरी दुनिया में आप एलिजिबल हो जाते हैं, मोनेटाइजेशन आपकी ऑन हो जाती है। सेकेंडली, आप जब वहाँ पे रील्स डालना शुरू करते हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स बड़ी चल रही हैं। वहाँ पे लोग जो है वो 30 सेकंड की रील्स भी हैं, 20 सेकंड की भी हैं। तो रील्स पे आपकी ऑर्गेनिकली रीच भी आती है। तो आप जब अपना बिजनेस अकाउंट बना लेंगे उससे पहले एक और काम ये करना है कि आपको अपना बिजनेस नेम क्रिएट करना है। 90% लोगों को मसला ये बनता है कि हम अपना बिजनेस का नाम क्या रखें। तो आप गूगल पे जाएं, गूगल पे एक जो कीवर्ड होता है उसको सर्च करें, उसको कहते हैं बिजनेस नेम जनरेटर। जब आप ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपके सामने AI जनरेटेड 1000+ नाम आ जाएंगे बिजनेस से रिलेटेड। तो आप उसमें 2 वर्ड्स के नाम भी लिख सकते हैं और 1 वर्ड भी लिख सकते हैं। तो जब आप बिजनेस नेम क्रिएट कर लेंगे और फ्री में अपने इंस्टाग्राम के बिजनेस जो अकाउंट है वो सेटअप कर लेंगे, देन उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे अपनी एक कैटेगरी चूज कर लें। मेकअप की कैटेगरी है, होम डेकोर की कैटेगरी है, सोशली कैटेगरी है, आजकल कंटेंट क्रिएटर की बड़ी कैटेगरी चली हुई है। आप अपनी कोई एक कैटेगरी चूज कर लें कि आप किस कैटेगरी में जाके आगे काम करना चाहते हैं या अर्निंग करना चाहते हैं। जब आपने एक कैटेगरी चूज कर ली, उस कैटेगरी पे रील्स, शॉर्ट्स एंड पोस्ट डालना शुरू करी, देन उसके बाद ऐसा ऐसा क्या होगा, आपको लोग ऑर्गेनिकली रीच करना शुरू करेंगे आपके डीएम में। वो किस तरह शुरू करेंगे, जब आपकी स्क्रॉलिंग के वक्त चीजें सर्कुलेट होकर सामने आ रही होंगी तो लोग उसको देखते हैं। जब उसको लोग देखते हैं तो डीएम में भी जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक वे। सही। सेकंड एक वे होता है, उसको कहा जाता है पेड वे। पेड वे क्या होता है कि आप अपनी इटसेल्फ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे स्पॉन्सर्ड कैंपेन चला सकते हैं। सही। अगर आप अच्छा बिल्कुल, आपने ये स्पॉन्सर कैंपेन की बात की है। हम लोग भी और बहुत सारे लोग भी और ओवरऑल इन जनरल हमें ये पता है कि जो मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है इंस्टाग्राम की, क्या है, एग्जिस्ट करती है, और अगर नहीं है मोनेटाइजेशन फेसबुक की या इंस्टाग्राम की स्पेसिफिकली, तो किस तरीके से फिर पैसे कमाए जा सकते हैं?
देखिए पैसे इस तरह कमाया जाता है, सबसे पहले तो आपने अपनी कैटेगरी चूज कर ली कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं। सेकेंडली आपने एक चीज ये पे फोकस रखना है कि आप जब वहां पे अपना बिजनेस अकाउंट सेटअप कर रहे हैं ना, अच्छा देखिए अगर आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑब्वियसली अगर किसी बाहर कंट्री से बनाया हुआ है तो यू आर एलिजिबल टू मोनेटाइजेशन ना, सही। आपकी बाहर की कंट्री से ऑटोमेटिकली मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है। पाकिस्तान में काम कर सकते हैं लेकिन होता ये कुछ एजेंसी अकाउंट्स के थ्रू या कुछ थर्ड पार्टीज होती हैं जो हाँ। आपको एलिजिबल करती हैं या उनको सर्टेन अच्छा। अमाउंट मंथली देना पड़ती है, तो अच्छा। वो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो सकता है। मतलब यूट्यूब आपका जो इंस्टाग्राम है वो चैनल हाँ। आपका जो पेज है वो अर्निंग कर सकता है, बट उसके लिए मंथली कुछ सर्टेन अमाउंट तो ये लीगल वे में आता है ये लीगल प्रोसीजर? वे में आता है। इसमें अच्छा। इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि जो बंदा आपको सर्विस दे रहा है हाँ। वो बाहर की कंट्री में बैठा हुआ है या वो अच्छा। बंदा जो है वो प्रॉपर एजेंसी रन कर रहा है, हाँ। अपनी डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा है, ठीक। तो इसमें कोई इशू नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बेसिक स्टेप से स्टार्ट करें ना, आप ये कर सकते हैं। आप अपनी जब जैसे लेट से आपने कंटेंट क्रिएशन वाली कैटेगरी उठाई, आपने कहा मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन वाली कैटेगरी में काम करूंगा, राइट। अब उसके बाद फर्दर क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट बनाना है। क्योंकि आजकल ना मसला ये है, आपको अपना फेस रिवील करना जरूरी है, आपको आपकी वर्ड ऑफ माउथ में इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई इन्फ्लुएंसर हो। आजकल आप देखें कि कुछ रैंडम लोग भी हैं वो अच्छी इन्फ्लुएंसर की आवाज में वो अपने कंटेंट को बना रहे होते हैं और लोग उनको एज अ पीआर पैकेज भेज के उनको एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे होते हैं। तो देयर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जिस पे आप काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपना चैनल जो अकाउंट है उसको मोनेटाइज करें और अर्निंग करें। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको वे ऑफ टॉकिंग अच्छी आती है, अल्लाह ने उनको एक सलाहियत दी है। हाँ। वो अपनी फेस रिवील करके वीडियोस बनाते हैं या सिर्फ अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाते हैं, कहते हैं ठीक वो है। इंस्टाग्राम तो पे फुरकान स्टोरीज आप ये बनाते कह रहे हैं कि विदाउट मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में भी जी। इंस्टाग्राम से पैसे कमाए जा सकते हैं, बिल्कुल, जिसका पहला स्टेप बिल्कुल। आपने बताया कि आप अपनी कैटेगरी चूज कर लें, फिर आगे Yes. क्या करना है उस हिसाब से बताइए। उसके बाद बिजनेस अकाउंट सेटअप करें, अपना नाम बिजनेस नेम जनरेटर में जाके चूज करें। देन उसके बाद अपनी जब ये चीजें कर लें तो उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू करें, अपनी रील्स डालें, पोस्ट बनाएं, चीजें डालें। देन उसके बाद इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, वो ऑर्गेनिकली आपको इनहेंस करने में मदद देता है। उसका एल्गोरिथम बना ही ऐसा है कि वो ऑर्गेनिकली आपको रीच देता है। अच्छा, ये बताएं कि ये बहुत दफ़ा यूट्यूब्स वाले भी हमें बता रहे होते हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी बता रहे होते हैं कि अगर आपने 2 सेकंड की रील डाली तो बहुत ज़्यादा फेमस होगी या वो वायरल होगी। अगर आपने 3 मिनट की रील डाली, क्या प्रोसीजर क्या होता है इंस्टाग्राम पर, कितने सेकंड्स की कितने मिनट की आप रील डाल सकते हैं, ये बताएं। अच्छा देखिए, इसमें सबसे अच्छा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें ये है कि इंस्टाग्राम के ऊपर खास तौर पे 10 सेकंड से 15 सेकंड अच्छा। अब जो है ना, अब 2026 में वो बहुत ज्यादा सेकंड्स कम होते जा रहे हैं। पहले मैं रिकमेंड करता था, जब आपके शो में पहले भी आने का मौका मिला है, जी, जी, 30 जी, से जी। 35 सेकंड। हाँ। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि 10 से 15 सेकंड। उसकी वजह ये है, जो इंस्टा पे स्क्रॉलिंग कर रहा है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 30 सेकंड की रील देखे। और एज यू नो कि फिर बीच में क्या होता है, ऐड आना भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इतना मतलब 10 से 15 सेकंड में आपका मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए। और इंस्टाग्राम उस चीज को अब एल्गोरिथम के हिसाब से और इनहेंस कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो अच्छा, इंस्टाग्राम पे एक और अपडेटेड एक फीचर आया, वो ये आया है, अगर आप रील पे क्लिक करके रखेंगे ना तो वो 2x की में चलना शुरू हो जाएगा। मतलब वो 10 सेकंड की चीज और तेज होना शुरू हो जाएगी, जैसे अच्छा। वॉइस नोट व्हाट्सएप पे होता है ना, हाँ, हाँ। 2x 4x। तो इस तरह इंस्टा पे भी एक ऑप्शन आ चुका है सही। कि आपकी रील और तेज हो जाएगी ताकि वो 10 सेकंड भी जल्दी गुजर जाए। सो कम टाइम पे ज्यादा डिलीवर वाला मैसेज जो है ना, वो इंस्टाग्राम पे मतलब ज्यादा आप ये चलता कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम का अब जो नए फीचर्स हैं उसमें जो शॉर्ट रील्स हैं वो ज़्यादा जो है वो एक्टिव हैं, वो बिल्कुल। ज़्यादा वायरल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको लोग देखना भी चाहते हैं। सही। तो इस पे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं? आपकी रील वायरल हो गई, फिर आपने उसको किस तरीके से आप आगे पोर्ट्रे करेंगे, आप किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमाएंगे, कैसे आप एड्स उसके ऊपर हासिल करेंगे, ये बताएं। जी देखिए, इसमें एक 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन, आप ऐड से पहले वाला एक ऑप्शन है ऑर्गेनिक वे। ऑर्गेनिक वे क्या है, जब आप अपने कंटेंट और चीजें डालना शुरू करेंगी तो प्लीज फोकस इस पे करें कि अपने से रेलिवेंट लोगों को फॉलो करें। अच्छा। 90% लोगों को मैं जानता हूँ कि ऑडियंस इररेलेवेंट है। ओके। वो ई कॉमर्स का काम करते हैं, उन्होंने फॉलो किया हुआ है इन्फ्लुएंसर्स को या उन्होंने फॉलो किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग ओनर्स को। यार आप अपनी पहले तो प्लीज फोकस ये करें कि आपकी रेलेवेंट ऑडियंस कौन सी है। Right. जब आप रेलेवेंट ऑडियंस को फॉलो करेंगे तो आपका कंटेंट उनके सामने जाएगा। जब वो उसको कहते हैं इंस्टा फीड, जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते जी, हैं जी, जी, तो जी। आपका कंटेंट उनके सामने जाएगा ना, तो आप पहले तो फाइंड योर रेलेवेंट ऑडियंस। Right. एंड सेकंड चीज ये कि 90% लोगों को ये भी नहीं पता होता उनके कंपेटिटर्स कौन है, उनसे मिलते जुलते लोग कौन है जिनको वो देखें, ताकि इंस्टाग्राम फिर उनको दिखाए। दूसरी चीज जो लोग मिस्टेक करते हैं, हैशटैग यूज नहीं करते।
जैसे लेट से मैं ट्रेनर हूँ और कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा हैशटैग क्या होगा? कॉर्पोरेट ट्रेनर, कंसल्टेंट, ह्यूमन बिहेवियर, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये मेरे टॉपिक्स हैं। तो मैं हैशटैग में यही लिखूंगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन के बाद लिखा जाता है। तो आप अपना जब हैशटैग लिखेंगे ना, अच्छा तो होगा क्या, जब इंस्टा पे कोई कीवर्ड सर्च करेगा ना, तो सबसे पहली चीज आपकी नजर आएगी। सही। तो इस तरह की भी एक दो चीजें हैं जिससे आप रैंक कर सकते हैं। सही। अच्छा, बिल्कुल। तो अच्छा, फिर ये आपने ओवरऑल सारे फंक्शंस बता दिए कि इस तरीके से जो है वो पैसे कमाए जा सकते हैं। ये जरूर बताएं ना, जो आप एड्स वाला ऑप्शन बता रहे थे कि जी वो जी, स्पॉन्सर्ड भी मिल सकते हैं, बिल्कुल वो थोड़ा सा मैं इस पे क्लियर आ रहा करें। हूँ। जी जी। बिल्कुल अब मैं इस पे आ रहा हूँ कि हाँ। अब ये हो गया है कि अब आपको किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। आप इसको कहते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग। ये होती है ऐसे, स्पॉन्सर्ड की कैंपेन का मतलब ये होता है कि आप अपनी इटसेल्फ कैंपेन लगा सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वो कैसे लगाते हैं? इंस्टाग्राम पे जाएंगे, इंस्टाग्राम की सेटिंग में एक ऑप्शन होता है, उसको कहा जाता है बिजनेस एंड पेमेंट। ठीक ओके। है, तो राइट। पेमेंट में जाके आपको अपना जो एक बैंक का कार्ड होता है वो लगाना पड़ता है, ताकि इंस्टाग्राम जो है मेटा का, वो आपके जो भी आप पैसे लगाएंगे उस पर वो कट कर सके। ठीक है, सो होगा ये, आप अपना कोई भी वीजा कार्ड वहां पे अटैच करते हैं, देन उसके बाद अपनी कैंपेन को ना आप वहां पे पेड मार्केटिंग करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर इंस्टाग्राम पे कैंपेन आ रही होती है जिसके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। तो वो ये इसलिए लिखा होता है कि वो अपनी कैंपेन्स को खुद इनहेंस करके चला रहे होते हैं। सही। तो आप 3 दिन की कैंपेन भी चला सकते हैं और 1 वीक की भी चला सकते हैं। इसमें फायदा ये होता है, जब आपका ऐड लोगों को नजर आना शुरू होता है ना, वो इंस्टाग्राम की डीएम में रीच कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है लेट्स से, उस पे जा सकते हैं, या उसके अलावा आपको इंस्टा की स्टोरी पे जाने के बाद भी आपको रीच कर ठीक सकते है। हैं। अच्छा तो 3-4 फुरकान, शॉर्टली ये बताइएगा कि जी। एक रैंडम इंसान, एक रैंडम शख्स जो कि अपना इंस्टाग्राम यूज़ करता है, वो फेमस भी नहीं है, इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, वो तरीके से अगर अपना इंस्टाग्राम रन कर रहा है तो कितने पैसे कमा सकता है वो महीने में? देखिए मिनिमम भी ना, अगर वो इनिशियली स्टार्ट करता है, और देखिए इसमें भी एक चीज है, वो ये कि आप एटलीस्ट 6 महीने का अपना आपको टाइम दें। मिनिमम इंस्टाग्राम 6 महीने का टाइम मांगता है। लेट से आप 6 जून या 6 जुलाई 2026 तक का एक विजन और गोल बनाएं कि मुझे 6 महीने काम करकर जनवरी के भी स्टार्ट हो गया है। हाँ। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर एटलीस्ट वो 60 to 70,000 पर क्लाइंट अर्न कर सकता है। इसके सही। तरीका सिंपल है, आपको अपना इन्फ्लुएंसर के थ्रू फेस रिवील करना है। सेकेंडली आपको अपनी रील्स बनानी है, शॉर्ट्स पे काम करना है, क्योंकि अब जो दौर है ना, अब आने वाले जितने भी साल हैं, वो सारा काम जो है ना, वो कंटेंट और आपके इन्फ्लुएंस का है। आपकी अगर आवाज में इन्फ्लुएंस होगा और आप अगले को वो चीज समझा सकते हैं, तो जरूरी नहीं है फिर आपका सेलिब्रिटी होना, आप अगले को भी मुतासिर कर सकते हैं। सही है। बहुत शुक्रिया फुरकान, हमारे साथ मौजूद थे और आज उन्होंने हमें बताया कि इंस्टाग्राम के फीचर्स क्या हैं। 2026 जो है शॉर्ट वीडियोस का टाइम है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस को पसंद करते हैं। और अगर आपने अपनी वीडियो वायरल करनी है या आप चाहते हैं कि आप अपना कंटेंट जो है उसको प्रेजेंट करें, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप जो कंटेंट क्रिएटर है उसका अकाउंट बनाएं। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेलिब्रिटी हैं या नहीं है, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। चलिए जी, शो में अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि अच्छा रिश्ता कैसे ढूंढा जा सकता है, आजकल लड़कों की डिमांड्स क्या हैं और लड़कियों की डिमांड्स क्या हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी मिसेज अली। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। आजकल रिश्तों का, शादियों का बड़ा मसला है। वैसे तो ये सीज़न है, शादी सीज़न है, वेडिंग सीज़न है, लेकिन कई ऐसे घराने हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी डिमांड्स इतनी हाई हैं कि वो डिमांड ही करते रह जाते हैं, लेकिन शादियां नहीं हो पाती हैं। और अगर शादियां हो भी जाएं तो फिर बाद में बड़े मसले होते हैं। अब इन मसलों को सुलझाने के लिए आपको एक अच्छे मैच मेकर की ज़रूरत होती है, और एक अच्छा मैच मेकर ही आपका अच्छा मैच कर सकता है और आपको बता सकता है कि आपके लिए क्या सुइटेबल रहेगा। तो अच्छे रिश्ते कैसे मिलेंगे और लड़कियों की और लड़कों की डिमांड्स क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मिसेज अली ने हमें ज्वाइन किया। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम दोनों पिंक पिंक हैं मुस्कान। जी, इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक हो गया। चलिए जी, ये बताएं कि अच्छे रिश्ते कैसे मिलेंगे और आपके पास जो लोग आते हैं वो क्या रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं भाई, कि हमें किस तरह का लड़का चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, ज़रा आज थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को पता चल सके कि लोगों के रिश्ते क्यों नहीं हो पाते हैं। लोगों के रिश्ते इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि रिक्वायरमेंट्स, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई है। अच्छा। तो अच्छे रिश्ते तो मिल जाते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात का अप टू द मार्क नहीं होना और 100% रिश्ते की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के चक्कर में लोग अच्छे रिश्ते भी हाथ से गंवा देते हैं। तो सही। यहाँ पर जो हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं लड़कों की कि भाई हाँ। लड़कियां गुड लुकिंग भी हो, तो हाँ। सुघड़ भी हो, तो पढ़ी लिखी भी हो, तो गोरी भी हो, तो चिट्टी भी हो। और जो लड़कियां कहती हैं कि भाई लड़का अच्छा हो, खूबसूरत हो, हाँ। हैंडसम हो, डैशिंग, टॉल हो। तो वहां पे जो है ना, वो आपको पता है हर चीज नहीं मिलती।
सही। आपको 100% मैच नहीं मिलता, तो वहां पे ना प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये बताएं कि कितना मुश्किल हो जाता है फिर आपको ऐसे रिश्ते ढूंढ के देना कि जहाँ पर डिमांड्स इतनी हाई हैं। अब लड़कियाँ जो हैं, अब ये आपने कहा ना कि लड़का जो है वो डैशिंग भी हो और फिर खूबसूरत भी हो, कमाता भी अच्छा हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो यंग है लड़का, जो मतलब जिसने स्टार्ट किया है अपने करियर का, उसके पास तो इतने पैसे नहीं होते। फिर वो बात आ जाती है कि जी वो बड़ी एज पे चले जाते हैं। तो क्या लड़कियाँ चूज़ कर लेती हैं पैसों की वजह से बड़ी एज वाले? हाँ, करती भी है, लेकिन फिर वही बात होती है ना, मिस मैच होता है आपका, तो फिर वो शादी आपकी नहीं चल पाती। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह रहे आपने हैं। थोड़ी, या तो आप चांदी देखते हैं पैसे हाँ। के उसमें, या तो आप खूबसूरती देखते हैं। तो देखिए, ना तो पैसा काम आता है और ना ही आपकी खूबसूरती काम आती है। तो रिश्ता वो होना चाहिए जो हम पल्ला हो, और हम पल्ला रिश्ता ही करना चाहिए, ना तो पैसे की चांदी देखनी चाहिए और ना ही खूबसूरती, क्योंकि ये दोनों ही रिश्तों को निभाने के लिए काफी नहीं होती। तो जो मिसमैच होता है वो इसीलिए होता है कि आप शुरू शुरू में उस चीजों को देखते हैं जो आपके लिए बस अट्रैक्ट आपको करती हैं, लेकिन वो साथ निभाने के लिए, वो जिंदगी भर के लिए काफी नहीं होती। उन चीजों से रिश्ते नहीं चलते। सही। अच्छा मिसेस अली, ये जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो जो लोग आपके पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही, आप रिश्ता ढूंढ दें, तो थोड़ा सा बताएं क्राइटेरिया क्या है। और ऐसे भी बहुत सारे मर्द हजरात होते हैं जो कि दूसरी शादी कर रहे होते हैं, वो क्या रीज़न दे रहे होते हैं, क्या वजूहत होती है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को पता चल सके ना कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या होती है। देखिए, यही होता है कि जब वो आते हैं हमारे पास, तो उनकी वो जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो मतलब आस पड़ोस से या खानदान के रिश्तों से, या जो दोस्त आप उनको रेकमेंड कर रहे होते हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहे होते, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है हाई। तो वो सपोर्ट की ना 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 करते करते, और आजकल थोड़ा सा ट्रेंड ये चला है कि कजन मैरिजेस लोग नहीं कर रहे हैं ना, पसंद नहीं कर रहे कजन मैरिजेस करना। अच्छा। तो वो रीजन होता है कि उनका, वो चाहते हैं कि यार खानदान से बाहर हो, या ऐसा हो कि अलग से कोई बंदा आए तो हम उससे करें, क्योंकि खानदान के लोग देखे भाले, दोस्त अहबाब देखे भाले, तो इसमें नहीं करना। तो जब हमें लोग अप्रोच करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स फिर वही होती हैं, उसी तरीके से हाई होती हैं जिस तरीके से उनको वो रिश्ता उतनी एक्सपेक्टेशन पे अपनी सोसाइटी से नहीं मिल पाता। तो अब हम उनको भी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करें। और जो डिवोर्स वाला भी आपने कहा, दूसरी शादी हाँ वाला, हाँ। तो उसकी रीजन यही होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने किसी के खानदान से रिश्ता आ गया, या अम्मी ने पसंद कर ली, अब्बू ने पसंद कर ली, बचपन में ही बात कर ली और आपने उनकी शादी करा दी। लेकिन विद द टाइम बीइंग, जैसे जैसे वो रिश्ता चल रहा है, वो पता चल रहा है कि भाई रिश्ता कामयाब नहीं है, क्योंकि उसमें रजामंदी नहीं थी कैंडिडेट की। सही। वो एक प्रेशर के साथ शादी हुई है। तो अब वो जाहिर सी बात है, उसमें वो निभाई जितनी चलती थी तो निभा ली, जब हद से बाहर हो गया तो फिर खत्म भी हो गई। हाँ। तो फिर ये जो केसेस आते हैं ना हमारे पास, वो ज्यादातर आते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, एक दिमाग का ना मिलना, अलग अलग जो है वो सोचों के मालिक लोग, तो उनकी आपस पे नहीं बन पाती। तो सही। एक पेज पे होना लड़की लड़के का बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर वो अपने डिसीजन खुद ले तो बेहतर है, बनस्बत इसके कि वो किसी सोसाइटी के या पेरेंट्स के या सिबलिंग्स प्रेशर में आके शादी करे। सही। अच्छा, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो ये कहते हैं कि भाई हमें जो है वो रिश्ता बिल्कुल वेल ऑफ चाहिए, लेकिन वो खुद उस रिश्ते के हवाले से जो है वो कैपेबल नहीं होते। तो ऐसे लोगों को आप कैसे टैकल करती हैं? मतलब अगर कोई लड़की जो है वो सिर्फ मैट्रिक पास है या लड़का सिर्फ मैट्रिक पास है लेकिन चाहिए उसको डॉक्टर, तो ये कैसे फिर रिश्ते मिलेंगे? मतलब अगर लोग इसी तरीके से डिमांड हाई करते रहेंगे, यानी आपको अपने क्राइटेरिया में देख के रिश्ता करना चाहिए ना, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, तो ये इससे कितनी बड़ी फिर क्यास क्रिएट होता है। फिर कितने लोग इस तरह से जो है ना घर ही बैठे रहते हैं, वो फिर उनको उनकी डिमांड्स हाई होती हैं। तो देखिए ना, इसकी तादाद तो बहुत है ना। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, आप आए दिन खबरें पढ़ते हैं, आप आए दिन ये सुनते हैं कि भाई इतनी फीसद लड़कियां बैठी हुई हैं, तो इतने फीसद लड़के। ये उन्हीं की तादाद है जो कि अपनी प्रोफाइल से ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई करके बैठे हैं, और अभी से नहीं, तकरीबन 10-10 सालों से सिर्फ रिश्ता देख रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता देखने वाले लोग ही शादी नहीं करते। वजह? अगर आप इसमें मैट्रिक वाला डॉक्टर मांग रहा है, तो इसमें ये भी बहुत सारा चल रहा है कि अभी मैट्रिक वाला, इंटर वाला बंदा जो है वो बाहर की लड़की मांग रहा है। जी। तो बाहर की लड़की इंटर मैट्रिक से तो नहीं करेगी, जाहिर ठीक है। है। और जो इंटर मैट्रिक लड़कियां हैं, उनको बाहर के लड़के चाहिए। तो खासी तादाद उन लोगों की है यहाँ पर, जिनकी अगर हम बात करें कि वो कवारे हैं या कवारे रह गए हैं, तो उनकी वजह ये नहीं है कि उनको अच्छे मैच मेकर का ना मिलना या उनको अच्छे रिश्तों का ना मिलना, उसमें सिर्फ उनकी वो गलती है जो कि उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस की सूरत में है।
कि वो अपनी हाई एक्सपेक्टेशंस को नहीं छोड़ते। उनको फुल पैकेज चाहिए, मिस्टर परफेक्ट, मिस परफेक्ट चाहिए, लेकिन आप अपनी प्रोफाइल को जब जज करेंगे तो आपका कहीं से उनके हिसाब से मैच नहीं बनता। तो बिल्कुल। वो भी तो तो देखिए अब ये जो कहीं ना कहीं मिस्टर परफेक्ट और मिस परफेक्ट नहीं मिल रही लोगों को, इस वजह से लोगों की जी शादियां नहीं हो रही, इस वजह से लोगों को बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लड़कियां बैठी हुई हैं और लड़कों का आप देखें कि उनका भी यही हाल है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे फिर इन लोगों को हेल्प आउट करती हैं? नहीं देखिए, हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं समय, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार हमारे साथ शो हो हाँ। चुका है, मैंने आपको बताया कि हमारी हाँ। ऑर्गेनाइजेशन में हर केस रजिस्टर्ड नहीं करते। इसके अच्छा। रीजन कि देखिए, अगर हम हर केस रजिस्टर्ड कर लेंगे तो हमारा जो सक्सेस स्टोरीज है इस तरीके के रिश्तों में वो बन नहीं पाएगा। तो हमें क्योंकि रिश्ते करवाने होते हैं, तो हम लोगों को जब वो आते हैं दिमाग अपने आसमानों पे रख के हम कोशिश ये करते हैं कि उनको बैलेंस कर सके उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी प्रोफाइल के हिसाब से। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर हम उस तरीके के लोगों को रजिस्टर्ड करते ही नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी जो 3-4 माह चले और क्लाइंट का जो रिश्ता हो ही ना। तो हम ऐसे देखने वाले लोगों का रिश्ता कराते हैं जिनकी सेंसिबल सी रिक्वायरमेंट होती है, अंडरस्टैंडेबल वो प्रोफाइल होती है, और उनको रजिस्टर्ड करते हैं ताकि उनको जोड़ों में बना पाए, बनस्पत ऐसे लोगों की जिनके ऊपर मेहनत करके भी आपको कोई चीज हासिल नहीं हो रही या कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है। सही है, बिल्कुल। चलें जी, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन शो में या वक्त और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। भाई अलमिया ये है कि घरों में बेटियां बैठी हुई हैं, रिश्ते हो नहीं रहे, लड़के भी परेशान हैं कि रिश्ते नहीं मिल रहे, लड़कियां भी परेशान हैं कि रिश्ते नहीं मिल रहे। देखने के लिए तो जो है ना वो रोज़ाना लोग जाते हैं आते हैं और घर वाले बड़ी बड़ी ट्रे लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी किसी का रिश्ता नहीं हो रहा। वजह यह है कि कोई रिश्ता भाभी को समझ नहीं आ रहा, कोई रिश्ता अम्मी को समझ नहीं आ रहा, कोई रिश्ता बहनों को समझ में नहीं आ रहा। अगर लड़के को समझ आ रही है तो घर वालों को समझ नहीं आ रही, घर वालों को समझ आ रही है तो लड़के को समझ नहीं आ रही। लड़के की डिमांड हाई है, बेशक लड़का कुछ खास करता हो या नहीं करता हो, लेकिन रिश्ता उसको परफेक्ट चाहिए। लड़की उसको डॉक्टर चाहिए, लड़की उसको ऐसी चाहिए कि जो फैशनेबल भी हो, घर भी संभाल ले, पढ़ी लिखी भी हो और सारी चीज़ें जो है वो परफेक्टली कर ले। लेकिन अगर लड़का कुछ नहीं करता तो कोई बात नहीं, रिश्ता उसको हाई चाहिए। लड़की की डिमांड भी यही है कि भाई लड़का डैशिंग होना चाहिए, पैसे कमाए, चाहे लड़की तालीम याफ्ता हो नहीं हो, उसके कैपेबल हो या नहीं हो। लेकिन यही इसी तरीके से जो है बहुत सारे लोग रिश्तों से हाथ धो बैठते हैं और रिश्ते होते नहीं है। मिसेस अली, कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है उस वक्त में जब लड़का कह रहा है कि मुझे करनी है, घर वाले कह रहे हैं कि हमें नहीं करनी। फिर लड़का कह रहा है कि जी आप फलां लड़की से कर दें, तो अम्मी कह रही है कि नहीं भाई हम तो अपनी बहू ऐसी ढूंढ के लाएंगे जो भाई लाखों में एक हो, जिसमें सारी क्वालिटीज़ हो, मतलब यानी परफेक्ट हो लड़की। नहीं, अब इशू पता है कहाँ आता है? इशू यहाँ आता है कि जो लड़का होता है उसकी अमूमन जो फोकस होता है रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, वो होता है खूबसूरती पे, हाँ। रंगत पे, बालों पे, कद पे। और जो फैमिली होती है, जैसे कि माँ की अगर बात करूँ तो जो मदर होती है वो ये देखती है कि यार लड़की को खाना पकाना आना चाहिए, किचन के कामों में अच्छी हो, घर बार अच्छी हो, सुगढ़ हो। और जो बहनें होती हैं, भाभियां तो खैर नहीं, जो बहनें होती हैं वो बहनें ये देख रही होती हैं कि भाई ऐसी हो कि हमसे दब जाए, ऐसी हो जो घर चला ले, ऐसी हो हाँ, बिल्कुल। तो कि ना भाई के साथ अच्छे से रहे। तो वो देखिए, हर बंदे की जब एक रिश्ता आप देखने जाते हैं तो आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है जिसको जिंदगी गुजारनी होती है। लेकिन अब जो क्योंकि रिश्ता जो देखने जा रहे हैं वो 2 से 3 लोग जा रहे हैं, तो उन तीनों चारों लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो वो तीनों चारों क्वालिटीज का एक लड़की में एक वक्त में मिल जाना वो बहुत मुश्किल है। तो आपको उसको या तो घर संभालना नहीं आता होगा, या तो उसको किचन में खाना पकाना नहीं आता होगा, और ना ही उसके खूबसूरत होगी, बाल लंबे होंगे। तो अगर वो एक हिसाब से किसी एक बंदे को पसंद आ भी जाती है, तो वो जो दूसरे बंदे की रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल नहीं हो रही होती, तो वहां पे भी वो रिश्ता खत्म हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि देखिए, एक बंदे के अंदर आपको वो क्वालिटीज तमाम नहीं मिलती कि अगर आप किसी 25 साल की लड़की से शादी करें या किसी 22-23 साल की लड़की से शादी करें, जो कि हमारा एक आइडियल एज ब्रैकेट है लड़कियों में अमूमन, तो वहां पे ये सारी क्वालिटीज आपको बहुत कम किसी लड़की में मिल जाती है। सही, बिल्कुल। नहीं होता क्योंकि इतनी बच्चियां पढ़ रही होती हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता या उनके घर के काम काज में वो हिस्सा नहीं भी डाल रही। तो वो सारी चीजें आपको ये भी समझना चाहिए कि इस एज ब्रैकेट का वो हिस्सा नहीं है। वक्तन वक्तन चीजें आती हैं हर इंसान में, इतनी सारी क्वालिटीज का एक साथ मिल जाना बहुत मुश्किल है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत मुश्किल है। तो फिर किस तरीके से मैनेज होता है ये, मतलब किन लोगों की कौन से परफेक्ट कपल्स होते हैं, ये जरा बता दें। परफेक्ट कपल्स तो देखिए वही होते हैं जो अपनी उम्र के साथ साथ अपने रिश्ते को लेके चलते हैं और अपनी खामियों को दूर करते हैं और एक दूसरे की खूबियां तलाश करते हैं।
क्योंकि देखिए मिस परफेक्ट अगर आपको नहीं भी मिली है, मिस परफेक्ट अगर आपको मिस्टर परफेक्ट नहीं भी मिला है, लेकिन आप जिंदगी के साथ चलते चलते ही एक दूसरे को अपने अंदाज में ढाल कर एक दूसरे को आपस के लिए परफेक्ट बना सकते हैं। वही जोड़े कामयाब है जो कि रिश्तों को निभाना जानते हैं, बनिस्बत इसके कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो खामियां निकालें या एक दूसरे के ऊपर तंज करें या एक दूसरे के ऊपर ये सोचे कि नहीं यार मेरा फैसला गलत हो गया। तो एक दूसरे को अपने लिए मैं समझती हूँ कि परफेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि मिस्टर परफेक्ट मिलता नहीं है, मिस परफेक्ट मिलती नहीं है, आपको अपने हिसाब से उसको बनाना पड़ता है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपको अपने हिसाब से इसको बनाना पड़ता है। सजेशन क्या है उन लोगों के लिए जो मैच मेकर्स के पास आते हैं, सजेशन क्या है उन लोगों के लिए जो कि 40 अबव हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, मतलब उनको किस तरह के लोग चाहिए होते हैं, क्यों वो इतना डिले कर देते हैं? सजेशन क्या है उन लड़कियों के लिए जिनकी एज है शादी करने वाली, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रही है कि नहीं जी हमें तो मिस्टर परफेक्ट मिल ही नहीं रहा, तो हम क्यों शादी करेंगे, हमें तो इसी तरह का चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट हो। हाँ, अच्छे रिश्ते करने चाहिए, अच्छी जगह पर रिश्ते करने चाहिए, लेकिन फिर खुद भी तो वो एलिजिबल हो ना उस रिश्ते के लिए। कुछ लोग एलिजिबल होते भी हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट अटल होती है। उन तमाम लोगों के लिए यही मैसेज है कि अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, क्योंकि आगे फैमिली प्लानिंग में आप लोगों को बहुत इश्यूज आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये कि जो शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान है, वहां पर जितनी भी मैच मेकर्स हैं, कंसल्टेंट है, सारी एक्सपीरियंस है। तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को अप्रोच करें और आपको पता है कि भाई ये एक्सपीरियंस पर्सन है, तो आप उसके एक्सपीरियंस से कुछ फायदा उठाएं अपनी जिंदगी के ऊपर, कि आप मजीद जो है वो कमारे ना बैठे रह जाएं, कि कवारी ना बैठी रह जाएं। आप उनकी गाइडलाइन के ऊपर चल के इस मैटर को अपने लिए आसान बनाना है। और अब क्योंकि 2026 आ गया है, तो आप यकीनी बनाएं कि इस साल में आपकी शादी हो जाए, क्योंकि दिन भी बहुत स्पीड में गुजरे और साल भी बहुत स्पीड में गुजरे। और अपनी रिक्वायरमेंट को बैलेंस करके रखें ताकि आपको भी एक अच्छा डिजर्विंग मैच मिल सके, बनिस्बत इसके कि ये साल भी निकल जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपको जो है ना ये सोचना चाहिए कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस करें। बहुत शुक्रिया मिसेस अली, आप हमारे साथ मौजूद थी और हुई। और आज की बातों में हमने यही सीखा कि भाई अगर किसी के पास कोई अच्छा रिश्ता है, मुतवाज़न रिश्ता है, अच्छा रिश्ता, लोग शरीफ हैं, लोग अच्छे हैं, मुनासिब लड़का कमाता है, और अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट को थोड़ा बहुत भी यानी 60 to 70% भी मीट करते हैं, तो आप डेफिनेटली शादी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लड़के लड़कियाँ सिर्फ इस वजह से बैठे रह गए कि उन्हें खूब से खूबतर की तलाश है, और फिर ये तलाश जो है कहीं लंबी हो जाती है और फिर ये मसाइल बढ़ जाते हैं। ये मसाइल बढ़ने ना दें, अपने लिए आसानियां पैदा करें, दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें। चलिए शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हेडलाइंस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी हुमैरा, जिनसे हम करेंगे ढेर सारी बातें, और आज है उनके पास ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे ऐसी ख़वातीन के हवाले से जिनका वज़न कम नहीं होता, ऐसी ख़वातीन जो कि मेनोपॉज़ की तरफ जा रही हैं, 50+ हैं, लेकिन उनका वज़न कम नहीं होता। फिर बात करेंगे ड्राई स्किन से रिलेटेड, और आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के मुतालिक भी जो कि बहुत चिड़चिड़े होते हैं और उनका चिड़चिड़ापन जो है वो बढ़ता ही जाता है। क्या इसके लिए वाकई कोई रेमेडी होती है या नहीं होती है? और भाई इस हवाले से भी आज हमने डिस्कशन करनी है कि जो कड़ाके की सर्दी है इससे कैसे बचा जाए, इसके असरात से कैसे बचा जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हुमैरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अभी तो हालात ये हैं कि कराची में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी, और इसके जो सर्दी के असरात है इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी कोई रेमेडी है? बिल्कुल है। सर्दी से बचने के लिए बहुत सारे कावे हैं हमारे पास। गरम मसाले इतने सारे, गरम मसाले वाली चाय बनाए, कावे बनाए, वो पिए, कॉफी पिए, बहुत सारी चीजें हैं। और ज्यादातर करके घर में महफूज रहें, बाहर ज्यादा निकलने की जरूरत नहीं है। सही। तो कोई एक ऐसा कहवा, कोई एक ऐसा मसाले वाली चाय जो है वो बताए ना कैसे बनेगी ताकि लोग सर्दी के असरात से महफूज रहें। देखिए, सिंपल जो आप चाय पी रहे हैं ना, उसके अंदर आप इलायची डाल लेनी है। अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो 2 छोटी इलायची डाल लें, 1 इंच का सिनेमन का टुकड़ा डाल लें, और 2 काली मिर्चें डाल लें। सिर्फ ये 3 मसाले डाल के आपने चाय बना लेनी है। चाय बना के आप पिए, आप देखिएगा कि आपका गला खराब होगा ना, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि गला ही खराब होता है सर्दी में भी। जब आपका ड्राई मौसम आता है ना, तो आपका गला जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आप गला ठीक रखें, आपका कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जो विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट्स आते हैं ना, वो हमें लाजमी खाने चाहिए दोपहर में। कीनू आया हुआ है, कीनू दोपहर को जरूर खाएं। दोपहर इसलिए कह रही हूँ, दिन में ही खाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा तुर्श भी होता है, नमक लगा के। कीनू, जो भी आपको, मौसमी,
में ही है, अवेलेबल है, आप वो खाइए, आप देखिए गला खराब नहीं होगा और आप चुस्त रहेंगे सारी सर्दी। सही। चलिए जी, ये ज़बरदस्ती रेमेडी आ गई है हमारे पास, और ये चुस्त रहने का वाहिद तरीका ये कि मसाले वाली चाय पिएं और हुमैरा के टोटकों पे अमल करें। अच्छा हुमैरा, जो ख़वातीन वेट कॉन्शियस हैं या जिनका वज़न कम नहीं हो रहा, यानी कि वो 50+ है, मेनोपॉज की तरफ है और उनका वेट कम नहीं होता, उनके लिए क्या रेमेडी है, उनको क्या करना चाहिए? देखो, बेहतरीन तो ये होता है कि मैं खवातीन को हमेशा कहती हूँ कि 30 तक कैल्शियम का इंटेक कर लो, क्योंकि 30 के बाद अगर आपने कैल्शियम लेना शुरू किया तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा आपकी बोन्स पे, कुछ भी कर लो, कितना ही कैल्शियम क्यों ना ले लो। तो अब आपने कैल्शियम, दूध वगैरह तो जाहिर है लेने का कोई फायदा नहीं है। तो देखो ये एक सीड्स आते हैं, अगर आप कैमरे में फोकस कर सको तो ये सीड्स हैं हालून के बीज, ठीक है। ये हालून के बीज हैं, फुल ऑफ कैल्शियम। मैं कहती हूँ इसके अंदर बेहतरीन किस्म का कैल्शियम मौजूद है। ये बारीक बारीक से सीड्स होंगे, ये आपने लेने हैं 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ये आपने, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने लिए हैं 2, एक खाने का चम्मच और ये 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ये आपने हालून के बीज ले लिए, और इसी तरह आपने लेना है मेथी दाना। मेथी दाना आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, मेथी दाना आपकी जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है। ये भी आपने लेना है 2 चम्मच, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अलसी। अलसी बेहतरीन है आपके कार्टिलेज बनने के लिए, जो आप घुटनों में से टक टक की आवाज आना शुरू हो जाती है, तो ये वो गूदा बनाता है, आपका कार्टिलेज बनाता है। तो मेथी, ये अपना अलसी भी आपने 2 खाने के चम्मच लेना है। अब आ जाती है जी ये कलौंजी। कलौंजी आपने 1 खाने का चम्मच लेना है, ठीक है। कहते हैं ना मोवा, इसके अंदर सारी बीमारियों का हल मौजूद है। तो ये आपने 1 खाने का चम्मच लेना है। साथ में आपने लेना है अजवाइन, ये भी आपने 1 खाने का चम्मच लेना है। इन सारी चीजों को आपने करना क्या है, लोहे की कढ़ाई या तवा जो कुछ हो, आपने इस पे रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इनका मॉइस्चर हमें लॉक करना होगा। ये थोड़ा सा मॉइस्चर होता है इसके अंदर। जब मॉइस्चर लॉक हो जाए, ठंडा करने के बाद इसको पाउडर बना लें। आधा चाय का चम्मच लें, 1 तो मैं नहीं कहूंगी, आधा चाय का चम्मच आपने दोपहर खाने के बाद लेना है, और आधा चाय का चम्मच आपने रात को खाने के बाद लेना है। यानी खाने के बाद आपने ये चीज लेनी है, फौरन खाना खाने के बाद लेनी है। आप देखिएगा महीने के अंदर वजन कम ना हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। अच्छा, आपका ये जो 50+ खवातीन है जिनको मेनोपॉज हो रहा है, और ना भी हो रहा हो तो जो जा रही है इस स्टेज की तरफ, ये लाजमी लेना शुरू करें। आप देखिएगा इंचेस में तो कम होना शुरू होगा ही, और फिर उसके बाद इसका कोई नुकसान नहीं है। आप जब तक आपका डिजायर वेट ना आए, आप इसे खाती रहे। सही। अच्छा, ये आपने लोहे की कढ़ाई का जिक्र किया, इसकी क्या स्पेशलिटी है इस पूरी रेमेडी में? आयरन मिलता है उससे आप। ओके, ये बात है, क्योंकि मैं यही पूछना चाह रही थी कि आपने बड़ा जोर देके बोला ना लोहे की कढ़ाई। चलिए जी, ये बड़ी ज़बरदस्त एक रेमेडी है जो आपने शेयर की है। अच्छा, ये बताएं कि अब सीज़न इस तरह से है, ड्राई स्किन है, उसके लिए क्या किया जा सकता है कि इंस्टेंट जो है, भाई अब क्या होता है कि जो हर्बलिस्ट होते हैं या बाकी लोग होते हैं, बहुत सारी प्रोलॉन्ग किस्म की रेमेडी बताते हैं कि ये रेमेडी है और इस तरह से इतनी इतनी चीज़ें डाल लें और क्रीम बना लें, फिर लोग कहते हैं बाजार से खरीद लेते हैं। आसान तरीका क्या है मॉइस्चराइजर बनाने का ड्राई स्किन के लिए घर में? आपको खाने के लिए मैंने एक चीज बताई, अलसी। ये अलसी के बीज बहुत ही सस्ती आती है, आपको कोई इतना महंगी चीज नहीं है। आपने 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच ये अलसी के बीज लेने हैं, ठीक है। उसको आपको पकाना इतना है कि वो जेल की शक्ल इख्तियार कर ले, यानी वो पानी जब आधा रह जाए, जब वो जेल की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो वो पानी आपने छान के रख लेना है। अगर आप चाहें तो उसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड कर लें, नहीं भी चाहें, अगर आपने सादा भी वो लगाना है तो आप स्किन पे, बॉडी पे उसका मसाज करके रात को, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ये कोई स्टिकी नहीं रहता है। आपने स्किन पे लगा के सो जाना है। स्किन क्या, मैं तो कहती हूँ ये बालों में भी लगाइए आप हेयर में भी लगाइए। ये लीव इन जेल जो होगा आपका, उसके बाद धोना नहीं, लिव इन जेल बना के आप बालों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाल जो फ्रीजी हो जाते हैं ना सर्दियों में, वो भी आप होंगे, आपका जो भी ड्राइनेस हो रही है वो खत्म होगी। ड्राइनेस से होता क्या है, देखो रिंकल्स आते हैं फेस के ऊपर, और हम क्या है सर्दियों में कि हम गर्म पानी से फेस को वॉश कर रहे होते हैं, बालों को वॉश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मजीद ड्राइनेस बढ़ती है।
तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम एक तो पानी इंटेक करें, पिए, और उसके अलावा आपने एप्लीकेशन के तौर पे ऐसे जेल या एलोवेरा जेल इस तरह लगाना है ताकि वो आपकी स्किन में मॉइस्चर प्रोवाइड कर सके। सही। अच्छा हुमैरा, वैसे तो यूजुअली जो अगर हम डिप्रेशन की बात करें या अगर हम बात करें चिड़चिड़ेपन की, अगर हम बात करें लोगों के एटीट्यूड की, तो वो उनके लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन कुछ इसमें डाइट का भी बड़ा हाथ होता है, कुछ आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल ऐसा होता है। मैं इसमें तरबियत की बात नहीं कर रही, मैं इसमें ये बात नहीं करी कि किसी का लाइफस्टाइल कैसा है, मैं इसमें ये बात कर रही हूँ कि कुछ लोग इस तरह की डाइट लेते हैं जिसकी वजह से भी उनका जो हाजमा है वो ठीक नहीं होता, उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता और वो चिड़चिड़ेपन का भी शिकार रहते हैं, और वही उनके डिप्रेशन की, स्ट्रेस की और बहुत ज़्यादा जो है ना उनके एटीट्यूड में जो एक रफनेस होती है, एक टफनेस होती है, उसकी वजह बनता है। तो इस तरह की कौन सी डाइट्स होती हैं जो आपका मूड अच्छा कर दें? इस तरह की कौन सी डाइट होती है जो कि आपके हाजमे को बेहतर करें? और ऐसी कौन सी डाइट्स हैं जिनको खाकर आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाए? आई एम श्योर कि आपके पास कोई ना कोई इस हवाले से रेमेडी ज़रूर होगी। बिल्कुल है। इसके लिए देखो, डाइट के लिए मैं खाने की कोई चीज नहीं बता रही हूँ, इसके लिए भी मैं एक दवा बता रही हूँ। आपके पास लेवेंडर के फ्लावर ड्राई फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, ठीक है? इस्तखुद्दूस कहते हैं। लेवेंडर के फ्लावर आप लेकर आ जाइए ड्राई फॉर्म में, और एक कप में 1 चाय का चम्मच लेवेंडर के फ्लावर डालिए और उसमें एक चुटकी का पाउडर ले लें, या फिर आधा इंच का 1 इंच का टुकड़ा आप उसका सिनेमन का डाल दीजिए, दालचीनी का। ये पका के कावा आप पी लीजिए, आपका मूड भी अच्छा होगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और ये जो आपके हार्मोन्स बनते हैं ना जो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, आप चिड़चिड़ापन आ जाता है, हाँ, बिला वजह आप लोगों से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, बिला वजह आपको पता नहीं होता बात क्या हो रही है और आप बिला वजह जो है हाइपर हो जाते हैं, ये वाली सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस हो जाएगी, प्लस आपका मूड बहुत अच्छा होगा। और ये वाली एक्सरसाइज किया करो, तो नेल से ये जो आप रब करते हो ना, इससे आपका दिमाग भी बहुत अच्छा होगा और आपकी माइंड की डाइवर्शन भी होगी। अच्छा, ये कितनी देर तक करनी है दिन में? ये जो आपने बताई, देखिए मैं अभी कर रही हूँ, ये कितनी देर तक करनी होती है? जब आपका दिल चाहे, जब आपका दिल चाहे, आप बैठे हुए हो, आप इस तरह करती रहिए। आप देखिए, और इससे मैं बता दूं, आपके रिंकल्स भी खत्म होते हैं। अच्छा, ये देखें भाई, ये रिंकल्स खत्म करने की एक्सरसाइज हुमैरा हमें बता रही है और ये बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है। अच्छा, दिन में कितना, 10 मिनट कर लें दिन में? कितनी देर तक करनी है? बहुत हो जाएगा, 2 मिनट, 1 मिनट भी आपके लिए बहुत है। ये 1 मिनट इज इनफ। आप जब भी आप फ्री हो, आप ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए। आप देखिएगा कि आपकी पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा और आपका माइंड डाइवर्ट होगा इससे। अच्छा, माइंड डाइवर्ट होगा और वो जो एक होता है ना एक्स्ट्रा प्रेशर, स्ट्रेस, वो भी रिलीज हो जाता है आपका कि चलिए जी आपको कुछ, यू आर फीलिंग बेटर। यस, चलिए जी, हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं शो में। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे बातें और थोड़ा सा लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, और हुमैरा से ये भी पूछेंगे कि भाई जिन लोगों का कद नहीं बढ़ता उन लोगों को क्या करना चाहिए। और प्रॉबेबली लोग यही कहते हैं कि एक ख़ास एज होती है जब तक कद बढ़ता है, अगर उस टाइम पर आप रेमेडी कर लें, इलाज कर लें तो ठीक है, मगर अगर आप 25-26 साल से अबव हैं, आपकी एज निकल गई है, तो कद नहीं बढ़ता। इस हवाले से भी होगी बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है लाइफस्टाइल के ऊपर, बात हो रही है कि छोटी छोटी रेमेडीज़ जो हैं हमारी ज़िंदगी में बड़े चेंजेस लेकर आती हैं। हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं। हुमैरा, जो रेमेडीज़ आप शेयर करती हैं इसका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक होता है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये बताएं कि जो स्किन है उसकी देखभाल कैसे की जाए, स्पेशली सर्दियों में, और अब तो ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इसमें स्किन जो है उसकी डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर लोग केयर नहीं करते हैं, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं। तो ओवरऑल ऐसा कौन सा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, ऐसी कौन सी स्किन केयर होनी चाहिए जो आप 24/7 यानी 24 घंटे अपनी स्किन के हवाले से कर सकते हैं और आपकी स्किन जो है वो ग्लो भी करती रहे? तो आजकल ऑरेंज का सीजन है, ठीक है ना? आप ऑरेंज खा के उसके छिलकों को फेंके मत। आपने सिंपली उसके छिलके लेने हैं, रोज वाटर के अंदर उसको बिल्कुल ब्लेंड कर लेना है, ठीक है? ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा रोज वाटर डालें, इतना कि वो ब्लेंड हो जाए और गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाए। उस पेस्ट को आप बिल्कुल फिर स्ट्रेन कर लें, छन्नी से छान लें। जो आपके पास लिक्विड बन के आएगा उसको आपने 1 हफ्ते के लिए आप सेव करके रख सकते हैं, फ्रिज में रख लेना है। उसके अंदर विटामिन ई के 2 कैप्सूल ऐड कीजिए और एलोवेरा जेल ऐड कीजिए, थोड़ा सा मिक्स करके खूब अच्छी तरह उसको बीटर में फेंट लें, विस्कर से विस्क कर लीजिए, कांटे से कर लीजिए।
मिक्स करने के बाद आपने वो लोशन, सीरम जो भी आपका रेडी हुआ है वो आप रख दीजिए फ्रिज में, और आपने उठते बैठते आपको जब लगे, आपने जब मुंह धोया आपने लगा लिया। फेस पे खास तौर पे ये आप सीरम लगाइए, रात को लगा के सो भी जाइए, सही। और आप जो है बॉडी पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सीजन में जब आप शावर लेते हैं तो आखिरी का जो बकेट का पानी होता है ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर लीजिए, अच्छा। और उस बकेट वाले पानी को आप अपनी बॉडी पे डाल लीजिए। आपको कोई बॉडी का लोशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। ये मतलब कोई बॉडी पे लोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कितने दिन तक चल सकता है अगर इसको सेव कर लें तो हुमैरा? 1 वीक के लिए आप फ्रिज में बना के रख दीजिए, और फिर उसके बाद दोबारा बना लें। आपके पास है सारी चीजें, आपके पास ब्लेंडर भी मौजूद है, आपके पास कीनो, जब तक है सीजन आप कर लीजिए। और सीजन के बाद इस्तेमाल करना है तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप ड्राई करके रख लीजिए कीनो के छिलकों को, और उसका पाउडर बना के रख लीजिए। फिर आप वो रोज वाटर में ऐड करके वो आप एज इट इज ऐसे ही ड्रेन करके लगा सकते हैं। अच्छा, आजकल ना ये फेस लिफ्टिंग, बोटॉक्स और ये सारी, आपको तो पता ही है कि स्टैटिक क्लिनिक्स के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं, ख़वातीन जाती हैं, और गलत भी नहीं है अपनी परवाह करना, अपनी केयर करना, अपनी स्किन को बेहतर करना। लेकिन यूजुअली ये होता है कि लोगों को ना अपने स्किन फीचर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं, ख़वातीन कॉन्शियस होती हैं। अब ये जो कॉन्शियस ख़वातीन हैं जो स्किन लिफ्ट करना चाहती हैं थ्रू प्रोसीजर, रेमेडी के थ्रू इनकी स्किन कैसे लिफ्ट हो सकती है? देखो, रेमेडी के थ्रू तो एज इट इज एज सच ऐसा कुछ नहीं है, जब तक कि आप स्पेशल एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है ना? सही। अब आपके पास, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं प्रिपेयर होके बैठूंगी, मेरे पास गुआशा रोलर है। हाँ। तो आप गुआशा रोलर मंगा लीजिए, मेरे ख्याल से 1000-1200 का वो गुआशा रोलर आता है। सही। आप मंगा के रख लीजिए। वो एक किस्म का पत्थर होता है, और वो पत्थर आप जब तक यूज नहीं करेंगे कुछ भी लगा के, उसको आपने रोलर अपने फेस पे उसको चलाना है। किस पोजीशन में चलाना है वो भी बता दूंगी नेक्स्ट टाइम पे। आप गुआशा रोलर ले लीजिए, और जो मैंने अभी जितने भी लोशन बताए आपको घर में बैठ के, कोई भी आपके पास, देखें आप नहीं है, आपके पास कोई भी क्रीम है, आपने लगाई, लगाने के बाद अपवर्ड मूवमेंट में आपने जो भी मसाज करना है ना वो सारा अपवर्ड मूवमेंट में करना है। और ये वाली स्किन को हमेशा इस तरह रख के फिर आपने गुआशा रोलर नहीं भी है ना, तो आप अपनी स्किन को ऐसे 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 अपवर्ड की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है? नहीं भी है तो आप फिंगर से कर सकते हैं। ये सारा आपने मसाज करना है, क्योंकि देखो फाइन लाइंस, ये इस चीज को हमने, लाफिंग लाइंस जो होती है इसको खत्म करना था। यहाँ की जो फाइन लाइंस होती है हमेशा इसको भी करो तो ऊपर की तरफ करके आपने मसाज करना होता है। कोई भी क्रीम लगाओ ना, उसका मसाज, हम लोग कहते हैं ना कि फेशियल करने जा रहे हैं जी, रंग के लिए जा रहे हैं। फेशियल का मकसद ही यही होता है कि आपके जितने भी फेस के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स देना है बेसिकली। हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज तो आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं, कि अगर आपको सारे स्टेप्स पता हो तो आप घर में बैठकर आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये रात की, क्योंकि मी टाइम जो होता है ना वो आपके पास रात का ही होता है, तो रात को अपनी एक एक्सरसाइज की आप रूटीन बना लें। मैंने बनाई हुई है, मैं फेस गुआशा रोलर है वो मैं फेस पे भी करती हूँ। और आजकल एक रोलर चला हुआ है जो पैरों के मसाज के लिए है, वो काफी आजकल पॉपुलर हो रहा है, तो वो भी मैंने मंगाया हुआ है। पैरों को हमेशा रोलर से रोल कीजिए, उससे आपके ब्लड सर्कुलेशन होती है, और उस पैरों के रोलर से रोल करने से क्या होता है कि जितनी नर्व्स है ना वो एक्टिव हो जाती है बॉडी की, तो उससे वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, सेहत की बात करते हैं तो कुछ ऐसी बात करते हैं जो नई माएँ हैं, मतलब अब जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं या नई माएँ होती हैं, उनको प्रेगनेंसी के बाद जब वो अपने बेबी की टेक केयर कर रही होती हैं तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो खानी चाहिए? क्योंकि घर वालों की तरफ से तो उनको कहते हैं कि जी अब अभी आपका बेबी हुआ है तो आपने जो है प्रेगनेंसी के बाद ये सारी मुतवाज़न ग़िज़ाएँ खानी हैं। तो आप ये बताएं कि बीइंग अ हर्बलिस्ट आप क्या सजेस्ट करती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद, यानी डिलीवरी के बाद, बच्चा पैदा हो जाने के बाद माओं को क्या खाना चाहिए कि वो हेल्दी भी रहें, वज़न भी नहीं बढ़े, और फिर वो एक्टिव भी रहें, एनर्जेटिक भी रहें? देखिए, ऑब्वियसली खाने को सब चीजें खाएं। हमारे यहाँ जो होता है ना, हमारे यहाँ माएँ क्या करती हैं, वो देसी घी तो दबा के खाना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली, जैसे हम भी कहते हैं कि देसी घी, मखाने इज बेस्ट,
मखाना मैं कहती हूँ हर जो मदर है, मदर फीडिंग पे जितनी भी बच्चियां हैं, उनको मखाना जरूर लेना चाहिए। मखाने से बनी चीज आप कुछ भी बना सकते हैं। आपने थोड़े से नट्स लिए, मखाना लिए, देसी घी में भून के वो रख लीजिए, और कभी कभी क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप भूने, बनाएं, लगाएं, तो ऐसी चीज बना लो कि जो आप ऐसी खा लो, चबा लो। बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है कि आप एहतियातें करें। खाने पीने की हर वो चीज जिसमें क्योंकि प्रोटीन खवातीन हो, ये कहती है ना कि तो वेट गेन हो कैल्शियम जाता है, इसलिए हम जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते, ये देसी घी में बनी हुई चीज़ें, हमें डर लगता है कि भाई उनका वेट गेन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आपसे हो। पूछा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल फूड, व्हाट इज़ द एक्चुअल रेमेडी जिससे एनर्जेटिक भी रहे और वजन भी ना बढ़े ना। खाएं, सब कुछ खाएं। देखिए, अल्लाह ताला ने सब चीजें खाने, डाइट कॉन्शियस बिल्कुल ना हुआ करें। आपके पास टाइम है, आप 2 महीने के बाद आराम से वेट को लॉस भी कर सकती हैं अगर वेट बढ़े। मैंने अक्सर खवातीन को देखा है, जो बच्चियां स्वेलिंग की तरफ आ जाती हैं और वो बगैर सोचे समझे डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं। ओ भाई, आपको तो खाने की जरूरत है, उल्टा हाँ आप डाइट करना शुरू हो गई। वो क्या होता है, उनको ऐसा लगता है मेरा वेट बढ़ा हुआ, वो वेट हाँ बढ़ा हुआ नहीं होता, वो स्वेलिंग की तरफ बॉडी जा रही होती है। तो कोशिश करें आप खाना पीना बिल्कुल अपना लें, दूध पिएं, ग़िज़ाएँ खाएँ, दही खाएँ, अच्छी-अच्छी जितनी ग़िज़ाएँ, जितने फ्रूट्स आए हुए हैं आप फ्रूट्स लें, हाँ सब कुछ खाएँ। आपके पास बहुत टाइम है वेट नीचे लाने के लिए, तो वो 2 महीने आप अपने बेबी को भरपूर उसकी टेक केयर कीजिए, हाँ और जो खाना है वो खाइए। आपके पास ज़िंदगी पड़ी है, अब ऐसा भी नहीं है। देखो, वेट किस चीज़ों से बढ़ता है, जिनमें चर्बी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था। हम ये जो पिज़्ज़ा, फ़ास्ट फूड, ये अनहेल्दी चीज़ों की तरफ जब चले जाते हैं ना, तो लाज़मी उसके खाने से आपका, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उसका वेट बढ़ेगा। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये जो फास्ट फूड होता है, ये जंक फूड्स जो होते हैं, डेफिनेटली ये वेट गेन होता है इनसे। अच्छा, अब बताएं स्टूडेंट्स के लिए रेमेडी। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो सुबह जल्दबाजी में नाश्ता नहीं करते और वो स्कूल कॉलेज जाके जो है वो नाश्ता कर रहे होते हैं या वो कुछ खा रहे होते हैं, तो वो क्या हल्का पुल्का घर से जो माएँ उनको बना के दे दें लंच में, क्या चीज़ें दे दें कि वो वहाँ जाके एटलीस्ट खाएँ और वो एनर्जेटिक रहे? मतलब स्टूडेंट्स के लिए हेल्दी नाश्ता क्या है? देखो, सबसे बेहतर हेल्दी नाश्ता तो मैं कहूँगी ओट्स होता है। अच्छा। ओट्स आप दूध में, ओट्स के आपको पता है क्रैकर्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दूध में डाल के वो ओट्स आप डाल के खाइए। उसके अंदर आपने ड्राई जितने भी ये डेट्स हो गई, आप बना के घर में रख लीजिए। खजूर जो होता है वो आप कुतर के रख लीजिए, काट के बारीक-बारीक काट के खजूर को रख लीजिए, बादाम और ये सब चीज़ें जो आपकी जो अवेलेबिलिटी हो, आपने वो थोड़ा सा नट्स डाले, थोड़ा सा दूध डाला और ये आपने ओट्स डाले, इसको दूध में भिगो दीजिए और ये वाला नाश्ता मैं कहती हूँ उसके बाद आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दूध में डिप करके ये सारी चीज़ें खा लीजिए, और नहीं कर सकते तो 1 ग्लास दूध लाज़मी बच्चे पिएँ और अंडा ज़रूर खाएँ। मैं कहती हूँ बॉइल्ड एग ज़रूर खाइए। हाँ। ये नाश्ता भी बेहतरीन होता है हर बच्चे के लिए कि अंडा आप बॉईल करके खा लीजिए और दूध पी के जाइए। अगर आपके पास सुबह नाश्ता करने का टाइम नहीं है तो ये नाश्ता इजी भी बच्चे, क्योंकि मेरा बेटा भी करता है यही नाश्ता, तो ये नाश्ता आप इजीली कर सकते हैं। अंडा जरूर खाओ और दूध जरूर पियो साथ में। चले जी, बहुत शुक्रिया हुमैरा, हमारे साथ बहुत सारी जो है वो रेमेडीज़ बता रही थी, अच्छे नाश्ते के बारे में बता रही थी, हेल्दी लाइफ के बारे में बता रही थी। अच्छा नाश्ता, हेल्दी लाइफ और पॉजिटिव इंटेंशन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका दिन गुजरता है और यही आपके लिए पॉजिटिव एक्टिविटी जनरेट करता है। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको एक और अहम पर्सनैलिटी से। अब हमारे साथ रहिए, कहीं नहीं जाइएगा, बस थोड़ी सी देर में वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे हम आज इस सेगमेंट में कि हमारी ज़िंदगी में ये जो कुरानी आयात हैं ये कितनी अहमियत की हामिल हैं। अगर सूरह बकरा की बात करें तो ये हमारी ज़िंदगी में कितनी रहमतें, बरकतें लेकर आती है और इसके पढ़ने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं, हमारी कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियाँ दूर होती हैं। इस पर बात करने के लिए ख्वाजा इरशाद फ़खरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सलाम, आपको भी बहुत शुक्रिया। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि इस सूरत की क्या अहमियत है? वैसे तो हम सब इसकी अहमियत से वाकिफ़ हैं, लेकिन इस सूरत को किस तरह से पढ़ना चाहिए और ये जो सूरत है सूरह बकरा, ये कितनी मुसीबतों को दूर करती है और कैसे पढ़ना चाहिए और इसका ख़त्म महीने में करना चाहिए या हफ्ते में करना चाहिए? जी, आपका जो सवाल है वो हर बार की तरह बहुत अच्छा है। और सूरह बकरा वो सूरत है कि जिसकी अफादियत के लिए ज़िंदगियाँ चाहिए। अगर हम इनकी अफादियत पर डिस्कस करने चाहें कि सूरह बकरा से हमें क्या-क्या फ़ायदे हो सकें, जी। तो ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन इस सूरह पाक की अफादियत ख़त्म नहीं हो सकती। हम आता है लफ्ज़ में ला नहीं सकते, आता है सही। गुफ्तगू में ला नहीं सकते। जी। लेकिन फिर भी जो बज़ुबान दीन के अक़वाल हैं,
और जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में जो तजुर्बात हासिल हुए, जी। उनको पेश नज़र रखते हुए मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मुझे वलायत मिल जाए, मुझे जो इल्म लदुन्नी है वो अता हो जाए, जी, जी। तो सूरह बकरा की तिलावत करे। तो इंशाअल्लाह उसको अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा लेगा। और अगर इसी तरह कोई बंदा चाहता है कि मेरे घर से मुसीबतें दूर हो जाएँ, मेरे घर में जो बदनज़री है दूर हो जाए, तो सूरह बकरा की तिलावत करे, इंशाअल्लाह उसके घर से जितनी भी बदनज़री है वो दूर हो जाएगी। और आपने अक्सर सुना होगा मेरे घर में असरात हो गए हैं हाँ। और चीज़ें गुम हो जाती हैं, तो जो शख्स सूरह बकरा की तिलावत करेगा या जिस सही। जगह पर सूरह बकरा की तिलावत होगी, हाँ। वहाँ जो भी चीज़ें गुम हुई होंगी, एक तो वो मिल जाएगी और ये गुमना बंद हो जाएगा। अच्छा ख्वाजा साहब, बेरोज़गार जो लोग होते हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, परेशानी है, या जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बीमारी है, ऑपरेशन हुआ है, लोग सेहतमंद नहीं हो रहे हैं, बीमार हजरात हैं, वो किस तरीके से सूरत का वेट कर सकते हैं, किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं, कितनी दफ़ा इसका ख़त्म कराना चाहिए? माशाअल्लाह। देखिए ये मुख्तलिफ सवाल आपने जमा कर दिए। जी सबसे पहले बिल्कुल। बीमारों को लेते हैं। जी। तो अगर सूरह बकरा एक बार पढ़कर पानी पे दम करके बीमार को पिलाया जाएगा, इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा। और अगर अगर वो शख्स ऐसा है कि वो लागर है, पढ़ नहीं सकता, तो कोई और पढ़कर उस पे दम कर दे, पानी पे दम करके उसको पिला दे, तब भी अफादियत होगी। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो कि पढ़ भी नहीं पा रहा, तो वो रमज़ान में जैसे हमारे कारी हज़रात मस्जिद में जी। खत्म कराते हैं, कुरान पाक तिलावत करते हैं जी। या तरावी में कुरान पाक पढ़ते हैं, तो वो भी पड़ा हुआ पानी अगर मरीज को पिलाया जाएगा तो उससे भी शफायाब होगा मरीज। और आपने दूसरा सवाल किया कि जिसमें हम कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं, पढ़ने की तादाद क्या होगी, जी। कितनी जी। तादाद में पढ़ा जाएगा। अगर 41 लोग पढ़कर एक नशिस्त में बैठकर 41 लोग पढ़ेंगे, तो नजरों की जितनी भी असराती बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। जैसे माँ पे असरात थे, माँ से आगे औलाद में कन्वर्ट हो गए, औलाद से आगे औलाद में चले गए, तो 2-2 3-3 नस्लें, इवन 7 नस्लों के भी असरात अगर मुंतकिल होते हुए आ रहे हैं, तो हाँ। वो ही खत्म हो जाएंगे अगर 41 लोग एक नशिस्त में बैठकर सूरह बकरा की तिलावत करेंगे। सही। अच्छा, ये तो आपने बता दिया असरात के लिए, नज़र के लिए, नज़र बद के लिए 41 लोग बैठकर एक वक्त में अगर तिलावत करें। अच्छा ये बताएं, जो बेरोज़गारी है, जिनको जॉब नहीं मिलती है, वो कितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ें, रोज़ाना इसको दिन में पढ़ें? अगर वो इसको पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो क्या थोड़ा थोड़ा करके वो इसको ख़त्म कर सकते हैं, 2 दिन में, 1 दिन में, या किस तरह से वो इसकी तिलावत जो है वो पूरी कर सकते हैं? जी, देखिए जो शख्स ये चाहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, अगर वो रोजाना एक बार सूरह बकरा पढ़े, जी। तो उसकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अगर वो चाहता है कि एक बार में पढ़ नहीं सकता, हाँ। मैं इतनी स्पीड पे सकता, जैसे हाफिज कुरान पढ़ते हैं, तो वो मोबाइल में डाउनलोड करके सुन ले, तो भी उसकी मसाइल हल हो जाएंगे, जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। अगर वो मोबाइल उसके पास ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसमें डेटा पैकेज हो, या वो उसके पास मोबाइल चलता हो, या वो मोबाइल ऐसा नहीं है जिसपे वीडियो कॉल या वीडियोस देखी जा सके, ऑडियो सुनी जा सके, जी। तो वो थोड़ी थोड़ी एक सफा भी रोज पढ़कर तिलावत करेगा और उसे मुकम्मल कर ले, तो मुकम्मल होने से पहले पहले इंशाल्लाह उसको रोजगार उसे मिल जाएगा। और एक अच्छा तरीका जो मेरे अमल में डेली बेसिस पे शामिल है, वो ये है कि सूरह बकरा फर्ज नमाज ज़ोहर के बाद सूरह बकरा फर्ज पढ़े, वहीं बैठ के तिलावत कर ले, और ये 7 दिन में मुकम्मल कर ले, तो 7वें दिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे अच्छा रोजगार अता फरमाएगा। अच्छा। बहुत अच्छी बात की आपने कि ये 7 दिन तक ये जो है वो अमल करना है, 7 दिन तक पढ़ना है, इसकी तिलावत करनी है, इसकी बरकतें, इसकी इन जनरल बरकतें बताएं कि सूरह बकरा पढ़ने वालों के लिए कितनी बरकतें होती हैं और कितनी उनके लिए आसानियाँ होती हैं। देखिए अल्लाह पाक ने अपने कलाम पाक को, लफ्ज लफ्ज को, हर्फ हर्फ को इंसान के लिए रहमत, बरकत, शफा रखा है। तो सूरह बकरा कुरान शरीफ की सबसे तवील सूरत है, तो इसकी आफात इतनी ही ज्यादा तवील है। अगर आप चाहते हैं कि अगर हमारे घर से, अगर चाहते हैं हमारे घर में बरकतें नाज़िल हो, तो सूरह बकरा पढ़ें, घर में बरकतें नाज़िल हो। अगर कोई शख्स बे औलाद है और वो चाहता है कि मैं तमाम इलाज करा चुका, डॉक्टरी रिपोर्ट करा चुका, मेरी बीमारियां ठीक हो गई हैं, मैंने तमाम इक्विपमेंट इस्तेमाल कर लिए जो मेडिसिन से इस्तेमाल कर चुका, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, अगर सूरह बकरा की तिलावत करेगा तो अल्लाह पाक उसे साहिब औलाद करेगा।
अगर वो शख्स ऐसा बीमार है जिसमें कैंसर है, हाइपेटाइटिस है, इलाज मर्ज है, शुगर है, तो वो सूरह बकरा की तिलावत करके पानी पे दम करके पिएगा, इंशाअल्लाह उसे अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाएगा। अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि गुम हो गया और मिल नहीं रहा और बहुत अरसा हो गया, जिसका मिसिंग पर्सन आजकल पाकिस्तान का बड़ा मसला बना हुआ है, तो मिसिंग पर्सन उनके शख्स में से कोई भी शख्स जो उनके घर में उनकी वालदा, उनकी बहनें, उनके भाइयों में से कोई शख्स सूरह बकरा पढ़कर एक बार पढ़ के दुआ करता है तो इंशाअल्लाह वो मिसिंग पर्सन, उसकी इत्ला मिल जाएगी, वो घर खुद चल के आ जाएगा। अगर वो इवन ये कि हमारे दुश्मन मुल्क में भी अगर वो किसी कैद में गिरफ्तार है, उस कैद से भी रिहा होकर अपने मुल्क वापस आ जाएगा। सूरह बकरा की इतनी फजीलत है और इतनी बरकत है। और अगर कोई शख्स चाहता है जी जी मेरे सिर का दर्द नहीं जाता, तो वो सर पे वो पानी जिस पे सूरह बकरा पड़ी गई है और पानी अपने हाथ पे ऐसे लगाकर मस कर ले और अपने सर पे लगाए, तो सर का जो अब्दी दर्द होता है, जिसे हम अक्सर हम बहनों से, अपने भाइयों से सुनते हैं कि मेरे सर में आधे सर में दर्द है और आधे सर में दर्द नहीं हो रहा, वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको बर्स का मर्ज है, जिल्द की बीमारियां हैं, या आपने अक्सर देखा होगा जिस पे सफेद सफेद निशान आ जाते हैं, तो वो भी सूरह बकरा का पढ़ा हुआ पानी, या वो पानी को दूध में शामिल करके या मलाई में शामिल करके अपने उन निशानात पे लगाएगा, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह उसको इस मर्ज से भी राहत मिल जाएगी, ये जिल्द की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। आजकल आपने एक बीमारी देखी होगी, लोगों को चंबल टाइप के हो जाते हैं राउंड राउंड में, इस तरह की अगर किसी को मर्ज है, सूरह बकरा पे किसी भी करीम पर या ऑयल पर, खासतौर पर सरसों का तेल या नारियल के तेल पर पढ़कर वो लगाएगा, तो वो जो चंबल का मर्ज है वो भी ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। चलें जी, इंशाअल्लाह। और सूरह बकरा पढ़ने की अहमियत है, ये बरकतें हैं, अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया इरशाद फ़करी साहब, हम शो पर मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग हमारी सराउंडिंग में होते हैं जो हमें नज़र लगा देते हैं। अब वो नज़र प्यार की भी हो सकती है कि आपने अपने भाई को प्यार से देखा, उसको नज़र लग गई, या फिर किसी वालदा ने अपने बेटे को प्यार से देखा, नज़र लग गई। तो क्या होता है कि यूजुअली नज़र प्यार की भी होती है और कुछ ऐसी नज़रें भी होती हैं जो आपको हासिदीन की तरफ से मिलती है, यानी इविल आइज़ जो होती हैं वो भी आपके ऊपर बहुत सारी होती हैं। तो ये जादू टोना, बदनज़री, प्यार की नज़र या फिर हासिद की नज़र से बचने का क्या तरीका है, इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ सादिक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि हम इस नज़र से कैसे बच सकते हैं, बदनज़री से कैसे बच सकते हैं, और ये जो प्यार की नज़र होती है या ये जो हासिदीन की नज़र होती है, ये कितना इफ़ेक्ट करती है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? हाँ, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहली बात यह है कि पैरासाइकोलॉजी के मुताबिक आँखों से कुछ इमोशनल एनर्जी निकलती है, और वो इमोशनल एनर्जी या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव होगी तो वो अगर जाकर लगेगी तो उसकी बदनज़री का असर नेगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होगी तो अच्छा असर भी होगा। तो पता ये चला कि अच्छी भी नज़र लगती है, और अच्छों की यानी अल्लाह वाले जो है ना, उनकी नज़र अच्छी नज़र होती है। इसीलिए निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अब ये तो हुआ अच्छी नज़र भी लग जाती है और बुरी नज़र। अच्छा, यहाँ मैं अर्ज़ करूँगा कि बुरी जो नज़र लगती है ना, अब ये बंदे के अपने इख्तियार में नहीं है। बाज़ दफ़ा माँ अपने बच्चे को देखती है और नज़र लग जाती है, और ऐसी नज़र लगती है कि वो अच्छा खाना खा रहा था, खाना छोड़ देता है। बाज़ दफ़ा वो अच्छा खेल कूद रहा होता है और नज़र लग जाती है और वो फिर सुस्त हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है। तो पहली बात यह है कि देखने वाला अगर देखे तो अगर उसको वो अच्छा लग रहा हो तो कहे माशा अल्लाह तबारकल्लाह। अगर वो कहेगा माशा अल्लाह तबारकल्लाह तो इसकी बरकत से देखने वाले की नज़र नहीं लगेगी। आपको कोई घर अच्छा लगा, आपको कोई गाड़ी अच्छी लगी, आपको बच्चा अच्छा लगा, कोई अदा अच्छी लगी, कोई चीज़ अच्छी लगी, तो देखते हुए कहें माशा अल्लाह या तबारकल्लाह। अच्छा, ये कहेंगे तो नज़र नहीं लगेगी। अच्छा, दूसरा यह है कि जिसको नज़र लग रही है वो बंदा अगर ऐसा कुछ विर्द करे कि नज़र वाले की नज़र ही ना लगे, तो उसके लिए भी बुजुर्गों ने कहा कि अगर वो ये पढ़े या हफीज़ हो या सलाम हो,
या हफीज़ हो या सलाम हो, अगर इसको 111 दफ़ा अपने ऊपर दम कर दिया करे तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा यह है कि या हफीज़ हो, अगर इसको या हफीज़ हो या सलामों को अगर ये पढ़ता है 111 दफ़ा तो नेगेटिविटी से, बदनज़री से महफूज रहता है। और आज के दौर में बार बार जादू हो रहा है और बंदे पर सुबह शाम जादू हो रहा है, वो इलाज करा करा कर थक गया, वो आमिल के पास जा रहा है, बुजुर्ग के पास जा रहा है, वो कुछ कर देते हैं, वो हटता है, फिर वार होता है, फिर ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए भी बुजुर्गों ने कहा कि एक तरीक़ा है कि बंदा अपना हिसार रखे। अच्छा। उस हिसार के लिए एक तरीका यह है कि वो बंदा या हफीज़ों को 500 मरतबा पढ़ लिया करे और पढ़ते वक्त वो तसव्वुर करे। मिसाल के तौर पर वो तालीम का था, तालीम का मसला है, तो तसव्वुर करे कि मेरे तालीम का ऐसा हिसार हो कि तालीम के हवाले से उस पर कोई जादू का असर ना हो। कोई कारोबारी है तो वो कारोबार का तसव्वुर करे कि ऐसा हिफाजत हो, ऐसी हिफाजत हो कि कोई कारोबारी जादू का असर ना हो। किसी के रिश्ते के मसले चल रहे हैं तो वे तसव्वुर करे या हफीज़ों पढ़ते वक्त कि इसका ऐसा हिसार हो कि रिश्ते में कोई रुकावट ना हो। इसी तरह कोई भी मसला हो तो वो 500 मरतबा अगर या हफीज़ों पढ़ लिया करें, पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करें। एक तो ये, दूसरा ये है कि या तो 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और इस तरह आयतुल कुर्सी पढ़े कि एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर सामने फूके, दूसरी दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के पीछे फूके, तीसरी दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर दाएं फूके, चौथी दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर बाएं फूके, फिर एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर ऊपर फूके, एक दफ़ा पढ़कर नीचे की तरफ फूके, एक दफ़ा पढ़कर हवा में फूक दे। तो इसकी बरकत से ये हिसार होता है। बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी सूरत में हर नमाज के बाद 7 मरतबा इस तरह आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें तो इससे भी बंदे का हिसार होता चला जाता है और वो नेगेटिविटी से महफूज हो जाता है। दूसरा, कोई भी वजीफ़ा, ये मैं आपके तवस्सुस से नाज़रीन को और हाज़रीन को बताना चाहूँगा, कोई भी वजीफ़े का असर अच्छे माना में तब होगा जब बंदा नमाज की पाबंदी करे। अगर वो नमाज की पाबंदी नहीं करता और इसके अलावा बड़े वजीफे पढ़ता है तो असर या तो कुछ होगा या नहीं होगा। लिहाजा नमाज की पाबंदी करे, शरीयत की पाबंदी करे और इस हिसाब से चलते चले जाए। फिर नज़र के हवाले से एक बात अर्ज़ करूँगा कि सूरह कलम की एक आयत है, वइन यकादुल लज़ीना कफ़रू लयुज़लिगूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा। ये आयत जो है ना, पूरी एक आयत को किसी को नज़र लग गई तो अगर ऐसी सूरत में अगर वो पढ़े 11 दफ़ा या 21 दफ़ा पढ़कर अपने ऊपर दम करें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से भी नज़र ख़त्म होती चली जाएगी। सही। अच्छा, जादू के असरात होते हैं कुछ लोगों पे या जादू की जद में होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखें, एक तो ये है कि जादू के असरात को ख़त्म करने के बेशुमार वज़ाइफ हैं। सही। उस वजीफ़े में एक बेहतरीन और सरीउत तासीर और मुजर्रब वजीफ़ा ये है कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82, इस आयत 81 और 82 को अगर वो 111 दफ़ा या 313 दफ़ा अगर रोज़ाना पढ़ें, इस आयत का आयत अर्ज़ कर दूँ, फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सहरा इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़सिदीन। ये आयत मुक़द्दसा और इसकी बाद वाली आयत को यही, वरना इसी आयत को अगर 111 दफ़ा अगर किसी पर सख्त से सख्त जादू हो, कारोबारी जादू हो, रिश्ते के जादूगर हो, तबीयत के हवाले से जादू हो, इस आयत मुक़द्दसा को अपने उस प्रॉब्लम का तसव्वुर करके पढ़कर अपने ऊपर दम करें। अब दम करने में एक तरीक़ा यह है कि वो बंदा पानी में भी दम करें और अपने ऊपर दम करें, वो पानी से अपने जिस्म पर मसा कर ले तो सख्त से सख्त जादू भी अल्लाह ताला की करम से ख़त्म होता चला जाएगा। सही। अच्छा, और आपने बताया कि अभी इससे पहले आपने हिसार का भी बताया था, तो अब जो लोग घर से निकलते हैं, दफ्तरों को जाते हैं या रोज़ाना काम पे जा रहे होते हैं, वो क्या पढ़ सकते हैं, अपना हिसार कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जब बच्चा स्कूल के लिए निकलता है तो ऐसी सूरत में माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चा लापता ना हो जाए, कोई इसको अगवा ना कर ले, ये भी एक मसला है। तो इसके लिए बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर बच्चे को जाने से पहले या हफीज़ो या सलाम हो कम से कम 11 मरतबा, वरना इसको 40 मरतबा या 111 मरतबा ये पढ़कर तसम्मुम कर दे, तसव्वुर में उस पर बच्चे पर दम कर दें तो इसकी बरकत से वो बच्चा सेव हो जाएगा। एक तो ये। सही। दूसरा ये है कि अगर वो कारोबार पर जाने वाला, अगर कारोबार पर जाने वाला है तो वो हिफाजत के लिए करना चाहे तो या हफीज़ों को 500 मरतबा पढ़ ले या 300 दफ़ा पढ़ ले और पढ़ते वक्त अपना हिफाजत का तसव्वुर करेगा तो जादू, सिफली, बंदिश, शैतानियत, बदनज़री हर चीज़ से महफूज और महसूर होता चला जाएगा।
तो ये बेहतरीन तरीका है। सही है, बहुत शुक्रिया सादिक नक्शबंदी साहब आपके आपका वक्त भी के लिए। शुक्रिया। आपने हमें बहुत ऐसी बातें बताई जो कि जाहिर सी बात है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है और हम सबको अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि वो हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अच्छा जी, शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसा लगा बताइएगा, हमारी सिटी 21 की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसके अलावा अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपनी नेकियों में इजाफा करें और पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। देखते रहिए सिटी 10।